Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएम फार्मेसी। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 21-22 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, 21-22 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, AKTU में आया हुआ है, बी फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन बात कर लें तो इसमें आया हुआ है 2021-22 में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, करने होते हैं। और सेक्शन बी में जो होते हैं 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, होते 3 क्वेश्चन हैं। और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होते हैं, करने 5 होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर होगा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अपना, उसमें होता क्या है कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में होते हैं दैट लैक्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो अगर कोई पूछे तो बता देना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है? इट परफॉर्म सेवरल एसेंशियल सेल्यूलर फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें से अपना आ जाता है जो भी लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है वो करता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स, जो भी अपने डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग और पॉइजन का वो करता है। और तीसरी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो कोई पूछे तो बोल देना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं इन द साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है? लैक होता है राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इट परफॉर्म सेवरल एसेंशियल सेलुलर फंक्शन। ठीक है, जैसे कि लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स। ट्राइग्लिसराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन एग्जाम्पल क्या है? एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स की बात करें तो जो लीवर सेल्स होती हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं एंजाइम दैट डिटॉक्सिफाई क्या करती हैं? ड्रग्स, अल्कोहल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। थर्ड की बात कर लें तो है अपना कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में, और इसमें एंजाइम्स होती हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि कन्वर्ट करती हैं किसको? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। तो कोई पूछेगा तो ऐसे बोल देना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें साइटोप्लाज्म में राइबोसोम नहीं होते हैं, इनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। ये क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं? लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ड्रग का, ठीक है, और पॉइजन का, और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होती हैं या गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं? गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करती हैं? पैकेजिंग मटेरियल का काम करती हैं। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्यूलर टारगेट आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, मतलब विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल में ये जो भी प्रोटीन्स को पैकेजिंग का काम करती हैं वेसाइकल्स के फॉर्म में। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज होती हैं, 2 फेज होती हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। तो ट्रांस को मैच्योरिंग फेज या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और सिस फेज बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस में। ठीक है, गोल्जी बॉडी की अगर बात कर लें तो इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। The Golgi complex also forms primary lysosome by packaging hydrolytic enzyme synthesized in the endoplasmic reticulum। ये ऐसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, ये वेसाइकल्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं तुम्हारी स्टोर होती हैं, तो एक्सपोर्ट का भी काम करती हैं बॉडी में, विद इन द सेल भी काम करती हैं और आउटसाइड द सेल भी जहां भी यूटिलाइज होना होता है हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सेक्शन ए से करे थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या था? फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब हम सब बात करेंगे सेक्शन ए के 3rd नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है गिव द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन स्किन। गिव द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन
स्किन। तो इसकी बात कर लें तो लैंगरहैंस सेल्स क्या है, दीज आर द इम्यून सेल्स हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं। कहाँ पे, इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस, इसका मतलब इम्यून सेल्स में कहाँ, इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस। जो इम्यून सेल्स हैं, इम्यून सेल्स क्या करती हैं, एबिलिटी टू फाइट जो भी मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल्स है या बैक्टीरिया है या कुछ भी चीज़ें हैं जो बॉडी पे अटैक करती हैं, तो उनको इम्यून सेल्स अपनी क्या करती हैं, डिफेंस करती हैं। ठीक है। ओरिजिनेट्स इन रेड बोन मैरो, कहाँ पे बनती हैं, रेड बोन मैरो में। दे प्ले अ वाइटल रोल इन रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्टिवेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स से बचाने के लिए। फिर क्या है, लैंगरहैंस सेल्स एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, एपीसीएस। दे कैप्चर प्रोसेस एंड प्रेजेंट फॉरेन एंटीजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस टू टी लिम्फोसाइट इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। लैंगरहैंस सेल्स स्किन में पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, कहाँ बनती हैं, ओरिजिनेट होती हैं रेड बोन मैरो से, और ये एक्टिवेट करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट किसके, माइक्रोब्स। अब वो माइक्रोब्स कौन से होंगे, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट इनिशिएट कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स। तो लैंगरहैंस सेल्स इन स्किन अगर बात किया जाए तो क्या काम करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं और फाइट करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस को। ये सब सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है, एनलिस्ट द नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहां पे अगर बात किया जाए तो द एक्टिन एंड मायोसिन आर द मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। दो प्रोटीन होती हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती हैं। और उसके साथ साथ द ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेंस आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब बात किया जाए कि कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात कर लो तो उसमें सार्कोमेयर होता है। ठीक है, सार्कोमेयर की अगर बात करोगे तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके साथ साथ में अगर और बात कर लो तो ट्रोपोनिन, एक्टिन, मायोसिन, जेड बैंड, आई बैंड, एच बैंड, ये सब सारी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको 10 नंबर में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है एंड इट हैज नो एंटीजन। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ को सबसे पहले जीरो ब्लड ग्रुप बोला गया था, फिर बाद में इसको ओ कंसिडर किया गया। तो इसके सरफेस में क्या नहीं होते हैं, एंटीजन नहीं होता है, बट हैव बोथ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी। इसीलिए ये सबको ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ सबको ब्लड दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। और ए बी सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, अगर समझाने के लिए बता दूं तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसका सेम एंटीजन होगा एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप ओ। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा। अब इसमें एंटीबॉडी उल्टा होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो सेम ग्रुप सेम एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उल्टा है, ए बी है तो ए बी में कोई भी प्रकार के अपने एंटीजन तो हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी का एंटीजन ए बी होगा। ठीक, एंटीबॉडी जो होंगी नहीं होती हैं। अगर फिर बात कर लिया जाए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, किसमें, ओ में जीरो बोला गया ना, तो इसमें एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडीज दोनों हैं, एंटी ए और एंटी बी। तो ब्लड ग्रुप जब लंबा पार्ट आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली से अगर कोई पूछे कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसके पास एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन है 6, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज की बात कर लें तो आर्टरीज और वेन्यूल्स होती हैं। ठीक है, जो कैरी करती हैं ब्लड को। अगर बात कर लिया जाए आर्टरी कहाँ से कहाँ तक ब्लड ले जाती हैं, तो हार्ट टू ऑर्गन ले जाती हैं। वेन्स की बात करें तो ऑर्गन टू हार्ट ले जाती हैं। और कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरी क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को दोनों को लिंक करती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ब्लड कैपिलरीज की। तो ब्लड कैपिलरीज आर द माइन्यूट ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। आर्टरीज और वेन्स की बात हो रही है। इट कैरी ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब ये ब्लड का पार्ट है, पूरे ब्लड का पार्ट है। अब ब्लड में मैंने तुमको पढ़ा रखा है बेटा कि ब्लड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। ठीक है, प्लाज्मा में तुम्हारे जो होंगे गैसेस होंगे,
ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होगा, एंटीबॉडी होगी, और गैसेस होंगे, उसके साथ साथ तुम्हारे जो वेस्ट होंगे वो होंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे मान लो अमोनिया है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ठीक है, यूरिया है, ये सब सारी चीज़ें हैं तो प्लाज्मा में पाई जाएंगी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बात करोगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सब के सब बनते बोन मैरो में हैं, डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होते हैं। अगर बात किया जाएगा आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में, प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। तो ब्लड कैपिलरीज में अगर कोई पूछे तो बता देना बेटा कि जो भी अपने ब्लड कैपिलरीज हैं माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जो आर्टरीज और वेन्यूल्स होते हैं क्या कैरी करते हैं, ब्लड। ब्लड में क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इट हैज नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन होती है इनकी। ठीक है, ल्यूमेन एक कैविटी होती है बेटा, जो भी अपनी आर्टरीज और वेन्स होती हैं उसके बीच में जो होती है कैविटी, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विद कंटिन्यूअस बेसमेंट मेम्ब्रेन। दे परफॉर्म द फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, उसके साथ साथ एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू को। ठीक है, फिर उसके बाद में दो 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 चीजें थी ना, ब्लड कैपिलरीज था और लिम्फेटिक कैपिलरीज था। तो ब्लड कैपिलरीज पढ़ लिए, अब आप पढ़ोगे लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज की बात कर लो तो लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होते हैं, दे आर द माइन्यूट लिम्फ वेसल्स, दे आर द माइन्यूट लिम्फ वेसल्स दैट कलेक्ट फ्लूइड लिम्फ। क्या कनेक्ट कर रहे हैं, लिम्फ कर रहे हैं। इट कैरी लिम्फ, लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, विथ डब्ल्यूबीसी मेनली लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा क्या होगा, लिम्फोसाइट होगा। अच्छा, अभी मैंने जो बताया था बेटा इसमें ब्लड कैपिलरीज में, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा बताया था। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे तो उसमें आएगा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स का, ठीक है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स थे, और ए ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करेंगे तो उसमें आ जाएंगे अपने लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो बोन में ही बनती हैं, बोन में मैच्योर हो जाती हैं, बी लिम्फोसाइट। बनती बोन में है, मैच्योर थाइमस में होती हैं, तो उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक, फिर उसके बाद की बात कर लें तो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो कैरी करती हैं लिम्फ को, जिसमें क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, डब्ल्यूएसएल होता है, मेनली लिम्फोसाइट होता है। वाइडर पार्ट है, इरेगुलर ल्यूमेन है। देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल, इनकम्प्लीट है, एब्सेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या करती हैं, इट ड्रेन करती हैं एक्स्ट्रेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न करती हैं ब्लड को सर्कुलेशन में। मतलब ये सर्कुलेशन करती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज और फिर वापस लाके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देती हैं। मतलब जहां पे इम्यूनिटी की जरूरत है, जहां भी डिफेंस की जरूरत है, वहां पे वो अपना यूज होंगी, फिर वापस से सर्कुलेशन में आ जाएंगी। फिर बात कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैंने बताया बच्चे कि जब भी कोई चीज का कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोल और रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर लें तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियल और वेंट्रिकुलर का राइट साइड में, ठीक है, और लेफ्ट साइड में, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रिलैक्सेशन में डायस्टोलिक होता है। तो इट इज द मैक्सिमम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल बोलते हैं, ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट 4 चैम्बर के होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडल्ट्स की बात कर लें तो 120 mmHg होता है। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर लें तो मिनिमम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन डायस्टोल होता है ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। नॉर्मल वैल्यू की बात कर लें तो एडल्ट्स में कितना होता है, अबाउट 80 mmHg। तो हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो पूछे कोई तो बता देना कि 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन दैट कैरीज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। फिर से सुनो, प्री गैंग्लियोनिक क्या है, न्यूरॉन्स दैट कैरीज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है, न्यूरॉन्स दैट कैरीज इंपल्स फ्रॉम गैंग्लियोनिक टू इफेक्टर ऑर्गन। मतलब इसमें इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्री गैंग्लियोनिक कहां पे है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है। पोस्ट गैंग्लियोनिक कहां पे है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में है। और ऑटोनॉमिक का मतलब ही होता है इनवॉलेंट्री, मतलब जो खुद से कंट्रोल हो, अपने आप से कंट्रोल हो, जैसे हार्ट है इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। ठीक है,
न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर लें तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं प्री गैंग्लियोनिक में एस्टाइल कोलिन, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात कर लें तो नॉर एड्रेनलिन और एस्टाइल कोलिन, ठीक है। ट्रांसमिट इम्पल्स टू ऑटोनोमिक गैंग्लिया, और ये क्या कर देते हैं टारगेट टिश्यू पे। तो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक कोई पूछे तो क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों कैरी करते हैं इम्पल्स को, लेकिन ये सीएनएस टू एएनएस करते हैं, ये गैंग्लियोनिस टू इफेक्टर ऑर्गन करते हैं। जैसे मान लो कि आपको ठंडी लगी या गर्मी लगी तो स्किन ने क्या किया, सेंस किया तो वो क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया, फिर ब्रेन को सिग्नल गया तो कंट्रोल सेंटर हो गया, फिर कंट्रोल सेंटर ने जो इफेक्ट दिया वो इफेक्टर हो गया। ये चीजें हो गई बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन अपना हो गया। फिर उसके बाद में अगर बात कर लिया जाए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है जो भी 21-22 में पूछा गया है, राइट द टिश्यू नेम इज नोन एज पेसमेकर। राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेसमेकर, मतलब उस टिश्यू का नाम क्या है जो उसको पेसमेकर बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड जो होता है नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है और राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। एसए नोड से जो भी इंपल्स कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं जाते हैं एवी नोड को, एवी नोड से जाते हैं बंडल ऑफ हिज को, फिर जाते हैं परकिंजे फाइबर्स को, ठीक है। तो एसए नोड क्या है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। इट जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहां लोकेट होते हैं, वॉल ऑफ द राइट एट्रिया नियर टू द सुपीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया में नियर टू द सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा जो होता है बेटा लार्जेस्ट वेन होता है और एओर्टा जो होती है लार्जेस्ट आर्टरी होती है हार्ट में। फिर बात कर लिया जाए डिफाइन कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है। कार्डियक आउटपुट की बात करें तो डिफाइंड होता है अमाउंट द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा पर मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा पर मिनट इन 1 हार्ट बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 0.8 सेकंड में 70 ml, और हार्ट रेट कितना एक बार में धड़कता है 72 बार। तो 70 को 72 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 72 से तो आ जाएगा 5040 ml, और उसी को हम जब लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5.4 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई बेटा, सेक्शन ये अपना हो गया खत्म। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में बताए थे तुमको 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं, और हम लोग पहले सेल सॉल्व कर चुके हैं। पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग 24-25 का सॉल्व किए हैं, डिस्कस सेल विद वेल लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन ऑर्गेनेल्स इन डिटेल। तो हम लोग सेक्शन बी में 2024 के 25 क्वेश्चन में हम लोग ये सब सॉल्व कर रखे हैं। सेल क्या होता है, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलना है तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद में अगर बोलना है, अगर थोड़ा सा अच्छे से समझाना है तो ऐसे भी बोल सकते हो, वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, दीज सेल आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल वेयर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ही लुक्ड ए पीस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हिज थ्योरी कंप्लीटेड बाय स्लाइडेन एंड जॉन सेल्स, ठीक है। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665, ठीक है। अगर बात किया जाएगा लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। और सेल क्या है, सेल ढेर सारे ऑर्गेनल से मिलकर बना है। तो ऑर्गेनल्स का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन। सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका नाम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, पैरोक्सीसोम है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लाइसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है ऑर्गेनल्स हैं। तो ये सब सारी चीजों की डिटेल मैं आपको 24-25 में दे रखा हूं, उसमें आप क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज में उसमें देख लेना, सुदर्शन चक्र वाले में, सुदर्शन चक्र वाले में पढ़ा हुआ है उसमें देख लेना। सुदर्शन चक्र की पूरी सीरीज है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट होम्योस्टेसिस, डिस्कस द वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ये हीमोस्टेसिस है, HEMO, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड को क्लॉट करना है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है और उसको मेंटेन करना है, ठीक है, रुकना है। हीमोस्टेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स। मान लो ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई, चोट लगी या ट्रॉमा हुआ तो ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से, ठीक है, और उस ब्लड लॉस को
क्लॉट करना है, थक्का जमाना है, तो उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। इट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ वेल कंडीशनड स्टेप फाइनली लीड्स टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। हीमोस्टेसिस रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस क्या करेगा? ब्लड फ्लो को कम करेगा और ब्लड लॉस को रोकेगा। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन की बात कर लें तो ब्लड कोगुलेशन क्या है? ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल। जैसे एक लिक्विड है बेटा, एक मतलब मान लो कि थोड़ा सा पानी लिए हो तो वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वही उसकी विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। तो पहले कैसा होता है? ब्लड लिक्विड होता है, फिर आगे चल के क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा सा जल बन जाता है, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। और वो होता है बेटा प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, ब्लड में होता है कैल्शियम, प्लेटलेट्स और फिर थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन सब मिलके बनाते हैं फाइब्रिन, और फाइब्रिन जब बन जाता है तो वही थ्रेड बन के अपना ब्लड क्या होता है? क्लॉट हो जाता है। इट पोटेंशियली, अभी बता रहा हूं आगे, ठीक है, इट पोटेंशियली रिजल्ट इन हीमोस्टेसिस, द सेजेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। सेजेशन का मतलब सीज कर दे रहा है ब्लड वेसल्स को जहां से ब्लड लॉस हो रहा है। फॉलोड बाय द रिपेयर, द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर नॉर्मल प्रेजेंट इन ब्लड बट इन इनएक्टिव फॉर्म। उसको बोलते हैं हिपैरिन। क्या बोलते हैं? हिपैरिन। देखो बेटा, हमारी बॉडी में नेचुरल जो होता है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट होता है, वो होता है हिपैरिन। इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब जैसे ही बॉडी से बाहर आता है तो एक्टिव हो जाता है। अब दो प्रकार से होती हैं पाथवे, अगर पूछा जाएगा तो एक इंट्रेंसिक होती हैं, एक एक्सट्रेंसिक होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की बात कर लें तो ब्लड क्लॉटिंग मेनली इन्वॉल्व 3 मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, ब्लड क्लॉटिंग, या फिर क्या होगा? कोगुलेशन होगा। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की बात कर लें तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होगा, फिर उसके बाद में कन्वर्जन होगी प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन में, फिर उसके बाद कन्वर्जन होगा फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन में, फिर अपना वही ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको डाउनवर्ड एरो में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है बेटा। 10 नंबर का है तो थोड़ा सा कंटेंट तो ज्यादा देना होगा ना बच्चे। ठीक है, तो आप हेडिंग याद कर लेना और बाकी बना के अपना अच्छे से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ब्लड क्लॉटिंग commences with the formation of a substance called prothrombin activator which converts the prothrombin into thrombin. अब prothrombin क्या बन जाएगा? thrombin. It formation initiated by a substance produced either within the blood or outside the blood. मतलब within the है तो intrinsic, outside है तो extrinsic. Thus formation of prothrombin activators occurs through two pathway. दो pathway होती हैं, extrinsic और intrinsic or extrinsic. It is initiated by a liquid blood making contact with a foreign substance that is something or not part of the body. Extrinsic क्या कह रहा है? This is initiated by liquid, दोनों लिक्विड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, blood making contact with damaged tissue. फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सबसे पहले क्या करना है? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट हो गया, फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। भाई प्रोथ्रोम्बिन बन गया, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना रहे हो? थ्रोम्बिन बना रहे हो। तो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड इट डेफिनेटली लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन। अगर थ्रोम्बिन बन गया है तो ब्लड क्लॉट होगा। तो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, कन्वर्ट कर देगा प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, मतलब प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज क्या बनाया? प्रोथ्रोम्बिन, विच इज अ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द लीवर इनटू द एंजाइम। अब जो भी तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, परेशान मत हो, अभी एरो में फिर समझा रहा हूं। ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन बाई थ्रोम्बिन। किसके प्रेजेंस में हुआ? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बना था ना, तो कोई पूछे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन कौन बनाया? थ्रोम्बिन बनाया। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन। फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये आगे कन्वर्ट क्या कर दिया? फाइब्रिनोजन। एक्टिव फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड फाइब्रिन मोनोमर। फाइब्रिन मोनोमर इज इनसॉल्युबल, फॉर्म द थ्रेड्स, थ्रेड बनाएगा और क्या फिर बनाएगा? क्लॉटिंग करेगा। फाइब्रिन मोनोमर्स पॉलीमराइज फॉर्म लूजली अरेंज्ड स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन्स। हमें पता है थोड़ा सा उड़ गया होगा, परेशान मत हो, समझ में आएगा, डोंट वरी।
ठीक है। लूज स्ट्रैंड्स आर मॉडिफाइड इनटू डेंस एंड टाइट फाइब्रिन थ्रेड्स, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर नंबर तुम्हारे जो 13 इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस, ऑल टाइट फाइब्रिन थ्रेड आर एग्रीगेट टू फॉर्म अ मेश वर्क ऑफ स्टेबल क्लॉट। ठीक है। अब अगर बात कर लिया जाए तो यहां पे तुम्हें हमें डाउनवर्ड एरो में बात किया था कि अभी समझाऊंगा। ठीक है। तो यहां पे है डैमेज्ड वेसल्स। क्या है? डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्टिमुलेट करती हैं कोगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। किसको करती हैं? कोगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। डैमेज्ड ब्लड वेसल्स किसको स्टिमुलेट की? कोगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। फिर ये सिक्रीट किए थ्रोम्बोकाइनेस। कौन सा एंजाइम सिक्रीट हुआ? थ्रोम्बोकाइनेस। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या बना रहा है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना रहा है। देखो बेटा, थ्रोम्बोकाइनेस क्या बना रहा है? थ्रोम्बिन बना रहा है। थ्रोम्बोकाइनेस क्या बना रहा है? थ्रोम्बिन बना रहा है। लेकिन जो अपना पहले प्रोथ्रोम्बिन था, थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में बना दिया थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो बना वो बना रहा है फाइब्रिन। किसके प्रेजेंस में? देखो, फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जैसे बना, ब्लड क्लॉट हो गया अपना। देखो, जैसे ब्लड लॉस हुआ बेटा, तो ऐसे ही नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन बन गए, जिससे ब्लड अपना क्लॉट हो गया। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले क्या होगा? चोट लगेगा आपको। मान लो ये यहां से चोट लग गई। ठीक है। ब्लड लॉस होने लगा। ब्लड लॉस होने लगा। अब ब्लड लॉस होने लगा तो ब्लड में क्या था? प्लेटलेट्स था कि नहीं था बेटा? ब्लड में प्लेटलेट्स था, कैल्शियम था। ठीक है। तो ये जो भी तुम्हारा पहले लिक्विड टाइप का था, जो ब्लड था लिक्विड था, वो कैसा बनने लगा? जेल के फॉर्म में बनने लगा। तो कोगुलेशन ऑफ प्लेटलेट सिक्रीट क्या किया? प्लेटलेट्स ने सिक्रीट किया एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेस। अब थ्रोम्बोकाइनेस फिर प्रोथ्रोम्बिन के, थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्जन कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बन गया। फिर क्या कर रहा है? थ्रोम्बिन बना जब, तो फिर बना फाइब्रिनोजन। अब थ्रोम्बिन फिर हेल्प कर रहा है क्या बनाने में? फाइब्रिन में। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना किसके प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन। और फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन बन गया, ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे ना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डिफरेंस ऑफ सिंथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताऊं बच्चे, बहुत रिलैक्स होकर सुनना, मजा आएगा। ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर बात कर लें तो 2 प्रकार के होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो 2 प्रकार के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं? वॉलेंटरी होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं? इनवॉलेंटरी होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात कर ली जाए सिंथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं तो बता देते हैं। ठीक है। दीज आर दो सिस्टम विच एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन। कब एक्टिव हुए? एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। एंड हेल्प्स बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड सर्वाइव इन दीज कंडीशन। यानी कि फियर फाइट फ्लाइट, फियर फाइट फ्लाइट जब होता है तो कौन एक्टिव होता है? सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर लें, दीज आर दो सिस्टम विच एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन एंड हेल्प्स टू बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात कर लिया जाए, इट कंट्रोल फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस ड्यू टू वर्क आर एक्सरसाइज, पेन, अनफेवरेबल लिविंग कंडीशन। कौन काम करता है? सिंथेटिक। दिस सिस्टम मेनली वर्क्स ऑन फियर फाइट फ्लाइट। किसमें काम करेगा? ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ बेटा, या एफ क्यूब शॉर्टकट याद कर लो। फियर फाइट फ्लाइट पे काम करेगा। दिस सिंथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडीज थोरेसिक। कहां से? T1 से L3। ठीक है। T1 से L3 रीजन में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज थोरैको लंबर आउटफ्लो। तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम कहां से? T1 से L3। इसको क्या बोलते हैं? थोरैको लंबर आउटफ्लो। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम आर एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। ठीक है। कैटिकोलामिन्स या नॉन कैटिकोलामिन्स, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनलिन बोलते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनलिन बोलते हैं। उसके साथ साथ डोपामीन है। फंक्शन ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की कर लें तो इट परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज, क्या करते हैं? स्वेट, रिलीज ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, डायलेट्स प्यूपिल ऑफ आइरिस, मतलब यहां पे डायलेशन होगा आई में।
ठीक है। आइरिस में डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी, रेजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज लिखी है बच्चे ने। ठीक है, इट परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन। ये सब मेरे प्रॉपर नोट्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही नोट्स बनवाता हूँ और फिर बाद में रिवाइज कराता हूँ, तो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाता हूँ, असाइनमेंट भी करवाता हूँ। ठीक है, फिर अगर बात कर लिया जाए तो इट परफॉर्म द वेरियस फंक्शन सच एज रिलीज ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, डायलेट्स प्यूपिल करती हैं। कौन करता है? सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्लड वेसल्स का डायलेशन होता है, स्केलेटल मसल्स का होता है, इंक्रीज करती हैं हार्ट रेट, कंट्रेक्टिलिटी राइज और ब्लड प्रेशर। अब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर लें तो वहां पे बेटा T1 से L3 था, यहाँ पे S2 से S4 होता है। ठीक है, देखो द फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडीज टू द CNS। कहां से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं ओरिजिनेट होती हैं कहां से? न्यूक्लियाई ऑफ द थर्ड, ठीक है, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th क्रेनियल नर्व से, एंड द फोर्थ सैक्रल सेगमेंट S2 से S4 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, वहां पे थोरैको था, थोरैको लंबर आउटफ्लो, और यहां पे क्या है? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? एसिटाइलकोलिन है एंड पेप्टाइड्स हैं जिनका नाम क्या है? कोलियोसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन की बात करोगे, मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है, कि उसमें सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में हर एक ऑर्गन का डिफरेंस पढ़ा रखा है। ठीक है, ग्रुप में भी भेजा था। ये अगर बात करूं तो फंक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या है? ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं पीपल्स को। पैरासिम्पथेटिक क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्ट करते हैं पीपल्स को, और ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ टीयर्स को, रोने में इनका योगदान होता है। फिर क्या है? फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा और डिक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट। क्यों? क्योंकि बेटा जो पैरासिम्पथेटिक होता है ये तुम्हारा रेस्ट और डाइजेस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, इनका म्यूचुअल डिफरेंस है, हर एक ऑर्गन्स पे अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लो अगर सिंथेटिक की बात करोगे तो इसमें जैसे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, पैरासिम्पथेटिक की बात करोगे तो वहां पे सलाइवेशन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है। फिर अगर इंटेस्टाइन मोटिलिटी की बात करोगे, ठीक है, तो सिंथेटिक में इनहिबिट हो जाती है, स्लो हो जाती है, और पैरासिम्पथेटिक में क्या होती है? फास्ट हो जाती है। अगर आंखों की बात करोगे तो कंस्ट्रिक्शन कहाँ होता है? डायलेशन कहाँ होता है? ठीक है, डायलेशन सिम्पथेटिक में होता है, पैरासिम्पथेटिक में क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन होता है। ये सब डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आ जाते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं। क्लासिफाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबको बता रखा हूं बच्चे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, बाई लेयर होती है, ग्लाइकोलिपिड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, सेलेक्टिव परमेबल होती है, सेल के अंदर क्या आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, जितनी भी होती हैं इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग करती हैं, मैं अपने बच्चों को सब बता रखा हूँ। इसमें बताना है हमको, खाली ट्रांसपोर्ट बताना है। इससे पहले वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर में मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो खाली यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव परमेबल होती हैं। दीज आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पहली है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सुनो बच्चे, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वो हाई टू लो होगा, हाई टू लो मतलब विदाउट यूज ऑफ एटीपी होगा, और जो एक्टिव होगा उसमें क्या होगा? लो टू हाई होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द सेल। क्यों? क्योंकि हाई टू लो आ रहे हैं बेटा। दिस मूवमेंट अकर्स डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीनिंग सब्सटेंस मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर बात कर लें द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट आर, क्या है? डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। 2 प्रकार के होते हैं बेटा। सिंपल डिफ्यूजन होता है तो सब्सटेंस पासेस डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट फ्लोज एज इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। फिर अगर बात कर लें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर कोई पूछे तो ऐसे बताना है कि सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सब्सटेंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन
विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स चैनल। अब ये कहाँ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है। ऑस्मोसिस की बात कर लें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाइयर वही हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ठीक है, पैसिव हो गया। अब बात करते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें एटीपी का यूज होगा, ठीक है, और ये लो टू हाई कंसंट्रेशन होगा। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का यूटिलाइज होगा यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक, टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल है, आएगा, ठीक है। अगर पैसिव है तो कोई एनर्जी का यूज नहीं है, एक्टिव है तो लगेगा। इट इज एबल टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट दायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, अभी बताया था, लो टू हाई कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस अलाउज सेल टू एक्यूमुलेट एंड स्टोर कंसंट्रेटेड सब्सटेंस। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो बल्क ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर द मूविंग लार्ज सब्सटेंस इनटू, मतलब या तो इन करेंगे या आउटसाइड ऑफ द सेल। अब एंडोसाइटोसिस की बात कर लें तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द प्लाज्मा, दिस अकर्स व्हेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स पार्टिकल्स आर लिक्विड्स। फाइगोसाइटोसिस द सेल टेक्स पार्टिकुलर मैटर सेल ईटिंग, और पिनोसाइटोसिस द सेल टेक्स इन फ्लूइड, जिसको हम सब बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये पहले क्वेश्चन भी हो चुका है, पहले भी बच्चों से मैं करा चुका हूं लॉन्ग बोन्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी लॉन्ग बोन्स वाला आ चुका है। कहाँ पे आया है, 24-25 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24-25 के पेपर में मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लॉन्ग बोन्स की अगर बात करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो इसमें एपीफाइसिस होता है, डायाफाइसिस होता है और एपीफाइसिस होता है। ठीक, अपर और नीचे वाले को, इसको साफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ट्यूबरकुली होती हैं। ठीक है, ये ट्यूबरकुली, लेसर ट्यूबरकुली होती हैं, हेड होता है। ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है। तो एक लॉन्ग बोन्स बना देना। अब लॉन्ग बोन्स बेटा कौन कौन सी होती हैं, एक तो ह्यूमरस होती है, हाथ वाली होती है, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, फीमर होती है, लॉन्ग बोन्स में आती हैं। ठीक, बोन्स का काम क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मूवमेंट करना। ठीक है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख दीजिएगा। बोन के बारे में, बोन का क्लासिफिकेशन भी अगर याद है तो लिख देना। एक्सियल में 80 होती हैं, पेंडिकुलर में 126 होती हैं, सब पढ़ाया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड आर स्मॉल बीन शेप्ड हैं। कैसी हैं, बीन शेप्ड हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। लोकेटेड कहाँ है, अलॉन्ग विथ लिम्फेटिक वेसल्स। दे एक्ट एज फिल्टर फॉर लिम्फ, किसके लिए फिल्ट्रेशन करती हैं, लिम्फ के लिए। लिम्फ नोड में क्या होता है, लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है। एंड प्ले अ वाइटल रोल इन बॉडी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए, फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में, ठीक है, नेक में, गर्दन में और ग्रोइन रीजन में। ठीक है, मतलब पेल्विक की बात हो रही है, ग्रोइन रीजन में। ठीक, कवर्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं। हेल्प विद फाइट इन्फेक्शन, फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। कैन स्वेल व्हेन बॉडी इज फाइटिंग इन्फेक्शन। अब होता क्या बेटा, कभी कभी सुने होंगे कि गिल्टी हो गई, गिल्टी निकल आई है गर्दन में, ठीक है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल बढ़ गया है, तो वो सब क्या है, तुम्हारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी में फाइट करते हैं कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, अगर मान लो उसके साथ में कुछ बैक्टीरिया वगैरह है तो ये गले में पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रोइन रीजन में होती हैं, नेक में होती हैं, ये सब सारी जगह पाई जाती हैं आर्मपिट्स में, और फाइटिंग का इन्फेक्शन काम करती हैं, मतलब बीमारी से लड़ने की शक्ति देती हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स क्या है, फिल्टर करती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, रिटर्न करती हैं फिर वेस्कुलर सिस्टम में, मतलब फिल्टर करेंगी फिर वापस भाग जाएंगी अपने वही जगह पे। एक्सपोज करती हैं टी एंड बी सेल्स को टू एंटीजन फॉर एक्टिवेशन,
एक्टिवेट कराती हैं, फिल्टर्स करती हैं हार्मफुल पैथोजेंस को, सेल्यूलर वेस्ट को और कैंसरस सेल्स को, ठीक है। प्रोड्यूस करती हैं लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक ग्लोब्यूलिन। ये डायग्राम है बेटा, इसमें मेड्यूला होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, वॉल्व्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, राउंड है, ट्यूबरकुली हैं, ये सब सारी चीज़ें पाई जा रही हैं लिम्फ नोड में, ठीक है। फिर अगर बात कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हार्ट विथ वेल लेवल डायग्राम एंड रिलीज ऑफ, वही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, जिसमें हम लोग मायोकार्डियम का देखते हैं, PQRST वेव होती है, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, PQRST, ठीक है। तो अब बात कर लें हार्ट। हार्ट क्या है? रफली कोन शेप्ड का होता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। रफ हार्ट क्या है? रफली कोन शेप्ड है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, और बताता है कि जो भी ओनर है उसके फिस्ट होता है, जैसे भी ये है बंद मुट्ठी का, तो बताता है कि जितना जिसका वो हाथ का आयतन है, मतलब बंद मुट्ठी आकार, कोन, शंकु आकार, ठीक है, ऐसे ही हार्ट होता है, ठीक। बात कर लिया जाए इट इज अबाउट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेट की बात कर लें तो 250 ग्राम एडल्ट में, फीमेल में है, और 300 ग्राम किस में है? एडल्ट मेल में है। लोकेशन की बात कर लें तो कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द लंग्स, 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट ऑन लेफ्ट साइड एंड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम ये जो फ्लैट बोन होती है ना सीने के बीचों बीच, ठीक है। लेयर ऑफ हार्ट की बात कर लें तो पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है। पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोल सकते हैं। मायोकार्डियम में कार्डियक टिश्यू होती हैं, ठीक। एंडोकार्डियम में स्मूथ मसल्स होती हैं, एपिथेलियल स्मूथनेस प्रोवाइड करती हैं। पेरिकार्डियम भी दो प्रकार की होती है, एक होता है सीरस और एक होता है फाइब्रस। तो फाइब्रस जो होता है प्रोटेक्शन वियर टियर से बचाता है, और जो तुम्हारा सीरस मेम्ब्रेन है उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड वगैरह होता है, ठीक। तो अगर बात कर लें तो 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो भी अपना सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है, ये है वेन है, और ये एओर्टा है, ठीक है। तो पहले हार्ट में राइट साइड में आता है। अब जब आएगा तो पल्मोनरी वेन से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो ही जगह खाली एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में उल्टा है, ठीक है, वेन्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक। तो सबसे पहले राइट साइड में, अच्छा राइट साइड से लेफ्ट साइड का काम ज्यादा है, लेफ्ट साइड थिक है, लेफ्ट साइड पे लोड ज्यादा होता है राइट साइड के कंपेरिजन में, ठीक। तो ये सब सारी चीजें हैं। सिस्टोल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डायस्टोल होगा तो रिलैक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में अगर बात किया जाए तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं, और लेफ्ट साइड में बात किया जाएगा तो बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं। वॉल्व क्या करती हैं? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ हार्ट करती हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में अगर हार्ट के लेयर की बात कर रहे हैं तो लेयर की बात कर ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पेरिकार्डियम। क्या है पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट दैट कवर्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ज्वाइंट विद इट। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर प्रोटेक्ट द हार्ट। इट्स ऑफ टू टाइप, ठीक है, पेरिकार्डियल और सीरस। पेरिकार्डियम दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, अभी मैंने बताया आपको, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक। तो टफ होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, किसकी बनी हैं? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हैं। प्रिवेंट करती हैं ओवर स्ट्रेचिंग को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड होल्ड करती हैं हार्ट को, ठीक है। फिर सीरस पेरिकार्डियम है, थिन है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, सिक्रीट करती हैं सीरस फ्लूइड फिल्ड इन कैविटी विच प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम फ्रैक्शन एंड इरोजन। मायोकार्डियम की बात कर लें तो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट है एंड मेडअप ऑफ किसका बना है? कार्डियक मसल टिश्यू का। ये क्या बनाते हैं? इट मेक्स अप द बल्क ऑफ हार्ट, हार्ट को बल्क करते हैं, भारी बनाते हैं हल्का सा, मतलब जो शेप होता है ना बेटा, जैसे मान लो ऐसे है तो थोड़ा सा फ्लो होगा ना उसमें, जब ब्लड फ्लो होगा तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ता है, बल्क बन जाता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। एंडोकार्डियम की बात कर लें, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है, मेडअप किसका है? थिन लेयर एपिथेलियल टिश्यू का। इट प्रोवाइड करता है स्मूथ लाइनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड कवर्स द वॉल्व्स ऑफ हार्ट। फिर उसके बाद में बात कर लें तो ईसीजी है। क्या है ईसीजी? ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करने जा रहे थे, तो इसमें क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, या हार्ट बीट की बात करेंगे, ठीक है। क्या है? इट इज सिंपली द रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट बीट, रिदम को करते हैं। दिस डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हार्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब क्या है बेटा? पी वेव है, क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है, टी वेव है। तो पी में क्या होता है? एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है, क्यू आर एक्स में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, और टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। अगर बात कर लें हार्ट रेट की, तो मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे तुमको एक शॉर्टकट और सिखा रहा हूं, रिक्वेस्ट।
एस टी। अगर बेटा रेट की बात करोगे, आर से क्या हो जाएगा रेट, रेट। अगर हर्ट का रेट 60 बीट पर मिनट से 60 बीट पर मिनट से बीपीएम, ठीक है, बीट्स पर मिनट से कम है, ठीक है, क्या है, कम है, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। अगर कम है तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 बीट पर मिनट से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। ठीक है। ई वेव जो होगा एक टॉपिक, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा तो एक टॉपिक बोलेंगे। अगर क्यू वेव ज्यादा है, क्यू वेव अगर ये जो तुरंत उठा है ना बेटा, थोड़ी सी देरी से उठे, थोड़ी देरी से फ्लक्चुएट हुए, तो बॉडी में हाइपर कैलेमिया हुआ है, ठीक है। यस की बात करें तो हाइपर कैलेमिया हुआ है, इसमें भी क्या होते हैं, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। टी की बात करें तो इस्केमिया हुआ है, टी वेव जब बढ़ता है तो इस्केमिया हुआ है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। विजन कैसे हम कोई भी चीज देखते हैं तो कैसे देखते हैं, अपने आई से देखते हैं। आई हमारा कौन सा ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ह्यूमन आई इज अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन। कैसा है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन या साइट, देखने के लिए। आईज आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। कैसी शेप की होती हैं, स्फेरिकल शेप की होती हैं, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होती हैं। दे आर सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी इन विच बोनी वॉल्स प्रोटेक्ट आई फ्रॉम द टाइप ऑफ इंजरी। आंख जो है ना बेटा, आंख के ऊपर देख रहे हो ना, दो बोन, तो बोनी कैविटी उसको बोलते हैं, बोनी सॉकेट में है। एनाटॉमी ऑफ विजन की बात कर लें तो विजन क्या है, विजन इज द प्रोसेस बाय विच आई रिसीव लाइट। क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है नर्व इंपल्स में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, नर्व इंपल्स में। एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज इंपल्स एज इमेज। अब सबसे पहले पार्ट है बेटा स्केलरा है। स्केलरा कैसी होती हैं, टफ होती हैं, ठीक है, व्हाइट आउटर कवरिंग प्रोसेस है, मेंटेन करती हैं शेप को। कॉर्निया की बात कर लें, ट्रांसपेरेंट है, इंटीरियर पार्ट है, अलाउ करती हैं लाइट टू द एंटर ऑफ द रिफ्लेक्ट्स लाइट। कोरॉइड की बात कर लें तो रिच इन ब्लड वेसल्स हैं, सप्लाई करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और एब्जॉर्ब करती हैं स्ट्रॉन्ग लाइट्स को, ठीक है। फिर उस सिलरी बॉडी की बात कर लें तो इट इज अ एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोरॉइड विच कन्वर्ट द सिलरी मसल्स एंड कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस। सिलरी बॉडी ये करता है, सिल्ली मसल्स को कन्वर्ट करके कंट्रोल्स करता है शेप ऑफ द लेंस को। आइरिस की बात कर लें, इट इज द पिगमेंटेड कलर पार्ट ऑफ आई, कंटेन प्यूपिल साइज एंड रेगुलेट्स लाइट एंट्री, ठीक है। तो इसका क्या है, व्हाइट पोर्सन जो देखते हो आंखों में, जो सफेद पार्ट दिखता है वो इसका है। आइरिस की बात कर लें, इट इज द पिगमेंटेड कलर पार्ट ऑफ आई, कंट्रोल्स प्यूपिल साइज एंड रेगुलेट लाइट एंट्री। रेटिना क्या है, कंटेन्स फोटो रिसेप्टर रॉड्स हैं, रॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट, नाइट लाइट के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड शार्प विजन के लिए होती हैं। डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर देखोगे आप तो डायग्राम देख लीजिए, आइरिस है, ठीक है, ये व्हाइटिश लेयर स्केल्ला हो गई। फिर उसके बाद में रेटिना है, फोविया सेंट्रलिस है, ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व है बेटा जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक। ऑप्टिक नर्व्स ये डैमेज हो जाती हैं ग्लूकोमा में। आंख के अंदर जो प्रेशर है उसको आईओपी बोलते हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर। और इसमें जब इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं। यहीं से अपने व्हाइटिश लेयर आंखों के आगे देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, मोतियाबिंद हिंदी में बोलते हैं, ठीक। कोरॉइड है, आइरिस है, कॉर्निया है, एक्वास्यूमर है, लेंस है, सिल्ली बॉडी है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन हमको दिखाई कैसे पड़ता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइट रेज जब हम देखेंगे बेटा किसी को, तो लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू द आई, अपनी आंखों में लाइट इंटर करेगी, ठीक है। नाउ लाइट पासेस थ्रू द एक्वास्यूमर, एक्वास्यूमर एक लिक्विड पोर्शन है बेटा, ठीक। एक्वास्यूमर एंड एंटर्स इनटू द प्यूपिल के पास जाएगा। फिर क्या होगा, द साइज ऑफ प्यूपिल एडजस्टेड बाय आइरिस, आइरिस जो है अपनी ये प्यूपिल साइज को एडजस्ट करेगी। फिर नाउ लाइट एंटर्स इनटू द लेंसेस, लेंसेस के पास जाएंगे, देन लेंस फोकस द लाइट रेज इनटू द रेटिना। फिर कहां चला आएगा, रेटिना पे चला जाएगा तुम्हारे जो भी लाइट है, ये रेटिना, ठीक है। द रेटिना कन्वर्ट्स इनटू नर्व इंपल्स विच सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, उसी को बोलते हैं बेटा नर्व इंपल्स। फाइनली सीन बाय द ब्रेन एज यूजुअल इमेज, हमको इमेज दिख जाएगा।
तो इसको 2-4 बार आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत कामचोर हो तुम लोग, काम नहीं करना चाहते हो, सारा काम हम ही से कराते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात कर लिया जाए क्लासिफाई जॉइंट्स की, ठीक है, और पढ़ डालो नालायकों, बर्बाद हो जाओगे वरना पेपर में, ठीक। क्लासिफाई जॉइंट्स की बात कर लें तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो एनी कनेक्शन बिटवीन बोन्स ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट आर आर्टिकुलेशन। अब जैसे ये है, ठीक है, या ये है, तो बोन के बीच में जुड़ा है ना, तो उसको आर्टिकुलेशन या जॉइंट बोलते हैं। हर एक जगह जॉइंट है ना, ठीक, तो उसको आर्टिकुलेशन या जॉइंट्स बोला जाता है। एनी कनेक्शन बिटवीन बोन्स, क्या कह रहा है, एनी कनेक्शन बिटवीन द बोन्स ऑफ स्केलेटन, किसकी बात कर रहा है, स्केलेटन, इज कॉल्ड जॉइंट्स आर आर्टिकुलेशन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज टर्म्ड आर्थ्रोलॉजी। क्या बोला गया, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोला गया, आर्थ्रोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन्स। टेंडन्स क्या करती हैं, बोन टू मसल्स जोड़ती हैं, बोन टू मसल्स, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होती हैं, बोन टू बोन को जोड़ती हैं। एक हड्डी को अगर दूसरी हड्डी जोड़ रही है तो लिगामेंट जोड़ रहा है, और जो हड्डी के ऊपर मांस जोड़ रहा है वो जोड़ रहा है तुम्हारा टेंडन्स। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बोन्स एट द जॉइंट फ्रॉम वियर एंड टीयर। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट कर लें तो 3 प्रकार के होते हैं। फाइब्रस, जिसको हम सब बोलते हैं सिनार्थ्रोसिस, इसमें कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। कार्टिलेजनस जॉइंट की बात कर लें एम्फिआर्थ्रोसिस बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट की बात कर लें तो डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रस जॉइंट की अगर बात करेंगे तो दीज आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड आर इमूवेबल जॉइंट्स। फिक्स्ड आर इमूवेबल यानी कि मूव नहीं कर रहा है, ठीक। इन दिस जॉइंट देयर इज अ टाइट यूनियन बिटवीन द बोन्स। एग्जांपल स्ट्रक्चर सूचर्स ऑफ बोन्स। ऊपर हेड है ना बेटा, हेड में स्कल, स्कल खोपड़ी है ना, ये सूचर से जुड़ी हुई। टीथ इन देयर सॉकेट, जबड़े में अपने दांत है ना, फाइब्रस जॉइंट है। कैसा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजनस की बात कर लें, दे आर आल्सो कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, ये भी इमूवेबल हैं। इन दिस जॉइंट आर्टिकुलर एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। द जॉइंट इज कवर्ड बाय द लिगामेंट्स। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्री है अपनी, ठीक है, कौन सी जॉइंट से जुड़ी है, कार्टिलेजनस जॉइंट से। साइनोवियल जॉइंट की बात कर लें तो देयर आर आल्सो कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये मूव करते हैं। द आर्टिकुलर एंड्स ऑफ बोन आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, बोन्स आर बाउंड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। मतलब जैसे बेटा एक बोन है, ठीक है, एक बोन है मान लो, ठीक है, अब ये ऐसे बोन है एक, तो इसके बीच में जो दूसरी वाली बोन यहां से जुड़ी हुई है ना, मान लो ये जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो बीच में है वो क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो वही बता रहा है, दीज आर आल्सो कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। द आर्टिकुलर एंड्स आर कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज, बोन्स आर बाउंड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। हाँ भाई, एक बोन अगर जैसे ये बोन और बोन से जुड़ी है, एक बोन दूसरे बोन किससे जुड़ी है, लिगामेंट से। किससे जुड़ी है, लिगामेंट्स, ठीक है, लिगामेंट्स। फिर उसके बाद में अगर बात करो तो द कैप्सूल ऑफ जॉइंट आर लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड होता है। द कैविटी ऑफ जॉइंट्स कंटेन साइनोवियल जॉइंट्स विच रिड्यूस फ्रिक्शन। साइनोवियल जॉइंट क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर बात कर लें कि टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स की, तो बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें 2 फ्लैट सर्फेसेस होंगी, पहले वाले पेपर में करा चुके हैं, ठीक है, 24-25 में जाके देख लेना। बोन्स ग्लाइड ऑन ईच अदर। एग्जाम्पल जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स बोन्स, ये कार्पल्स है ना, ठीक है, इसमें और टार्सल्स पैर वाली, ठीक, उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट की बात कर लें, हियर मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, ये कोहनी वाली जॉइंट, ये इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। पाइवट जॉइंट की बात कर लें, इन दिस जॉइंट रोटेशन इज ओनली पॉसिबल मूवमेंट जॉइंट्स बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये वाला, ये ठीक, पाइवट जॉइंट बोलते हैं। बाल एंड सॉकेट की जॉइंट की बात कर लें तो द हेड ऑफ वन बोन इज बाल शेप्ड, कैसा है, बाल शेप्ड, ठीक है। आर्टिकुलर एंड विथ कप शेप्ड, नीचे कप शेप्ड से जुड़ा है, ठीक। तो उसमें एग्जांपल की अगर बात करेंगे, आर्टिकुलेट कप शेप्ड, मूवमेंट इज ऑल डायरेक्शन पॉसिबल इन दिस टाइप। एग्जांपल शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट है, ठीक है। कंडाइल्ड जॉइंट की बात कर लें, इट इज सिमिलर टू हिंज जॉइंट बट मूवमेंट अकर्स इन 2 प्लेन्स। रिस्ट जॉइंट, ये ठीक। सडल जॉइंट की बात कर लें, इट हैज वन कॉन्केव सरफेस, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड बोन ऑफ थंब ट्रेपेजियम, ये
ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।